कहते हैं करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वह उठकर चल के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में। जो कहते कामयाबी का हमें नक्शा नहीं मिलता। कहे क्या ऐसे लोगों से जो कहकर लड़ खड़ाते हैं। कहे क्या ऐसे लोगों से जो कहकर लड़ खड़ाते हैं कि हम आकाश छू लेते मगर मौका नहीं मिलता। मगर मौका नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भूकंप ना पढ़ा करके भूकंप ला रहा हूं, शेरो शायरी कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। मैंने जो शेर पढ़ा है उसकी आप एक एक लाइन को सोचिएगा, उस पर चिंतन कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान कोशिश करे तो कुछ भी पा सकता है। अभी जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बिना शिक्षक के, बिना पुस्तक के आपकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे। और केवल पढ़ाई ही न चले, उससे कुछ आप हासिल कर सकें। और ऐसे में जिन्होंने कोशिश की वो बेशक सफलता पाएंगे। और जो इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, आराम से क्लास जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, तो भाई ये सुन लो, ये आराम का मामला नहीं है। इतना जल्दी वह वक्त आने वाला नहीं है। आपको कुछ विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। और उसी विकल्प में मैं भी एक विकल्प हूं, जो आपके लिए मुफ्त का टॉपिक तैयार कर रहा हूं। मुझे आपसे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप हमसे कुछ सीखें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी सीख रहा हूं। तो इसीलिए मैं काफी वीडियो बना चुका हूं। आप इसे गंभीरता से लें और स्टडी को एक नया आयाम दें। मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी जो मेहनत हो रही है उसका फल मुझे मिलेगा आपकी सफलता के रूप में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। दिल्ली वासी तो भूकंप का आनंद लेते ही रहते हैं। अभी भी अप्रैल में आया था, दो बार। तो सबसे पहले ये जान ले, भूकंप होता क्या है। भूकंप कहते किसे हैं? तो भूकंप का सामान्य अर्थ है भूमि का कांपना। भूमि का कांपना। अर्थात पृथ्वी का हिलना, वो भी अचानक से। इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती। कोशिश करते हैं वैज्ञानिक थोड़ा सा अनुमान लगाने की, लेकिन कामयाब बहुत कम कामयाबी मिलती है। तो इसके बारे में, भूकंप के बारे में विभिन्न विद्वानों ने कुछ विचार रखे हैं। वो विचार मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप भूकंप के अर्थों को सही रूप में समझ सकें। एक विद्वान का नाम है आर्थर होम्स।
होम्स। होम्स महोदय ने कहा था कि यदि किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगें फैल जाएगी। इसी प्रकार से जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे क्या होता है, कंपन पैदा होता है। क्या होता है, कंपन पैदा होता है, और यही भूकंप है। इसी तरह मैक्सवेल, उन्होंने कहा था कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से आरंभ होती है। इसी तरह एक विद्वान और हैं, सलिसबरी महोदय, उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में भूकंप की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। उन्होंने मानव को जिम्मेदार भी ठहराया। अब बात करते हैं भूकंप मापी यंत्रों के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक वर्ष की अवधि में एक वर्ष की अवधि में 8,000 से 10,000 भूकंप आते हैं। गौर कीजिएगा, एक वर्ष में 8,000 से 10,000 भूकंप। तो भाई इतना भूकंप आएगा तो धरती कहां जाएगी, ऑब्वियसली। लेकिन वो झटके ऐसे होते हैं जो आप हर समय महसूस नहीं कर पाते, अलग अलग एरिया में आते हैं। अगर औसत निकाला जाए तो हर 1 घंटे के बाद विश्व के किसी न किसी भाग में भूकंप आते हैं। तो भूकंप की वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि महासागरों के अधिकांश भाग में, मैंने पहले भी बताया कि पृथ्वी में अधिकांश भाग क्या है, जल है, महासागर है। तो महासागर के अधिकांश भागों में अभी भी भूकंप मापने का केंद्र स्थापित नहीं हुआ है और वहां आने वाले भूकंपों को प्रायः कम रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं के बराबर। एक चीज और, विश्व के अधिकांश भूकंप जो आते हैं भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में आते हैं। तो अब आप सवाल करेंगे कि इतने भूकंप आते हैं तो कैसे आते हैं, कुछ कारण तो रहा होगा। जी हाँ, तो इसके कई कारण हैं। जैसे ज्वालामुखी क्रिया एक कारण ये। दूसरा कारण भू संतुलन से संबंधित समायोजन। तीसरा कारण प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट टेक्टोनिक याद आ रहा होगा अपने को, प्लेटों की गतिशीलता। चौथा कारण वलन भ्रंशन। पांचवा कारण
क्रस्ट का संकुचन, और कारण बताऊं, जलीय भार, ये भी कारण हो सकता है। अगला सातवां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इसी तरह कई कारण हैं, एक और रख सकते हैं, अणुबम परीक्षण वगैरह, परमाणु परीक्षण, ये भी भूकंप के कारण होते हैं। तो ये सब भूकंप के कारण है। अब भूकंप को मापा कैसे जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप को हम मापते हैं। अब जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो एक वर्ड आता है कि भूकंप का, समाचारों में सुनते होंगे, भूकंप का फोकस कहां था, भूकंप का एपिसेंटर कहां था। तो हम यहां से ये बात समझ लेंगे कि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, फोकस। और जहां पर भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। इसे फोकस, इसे एपिसेंटर, इसे भूकंप मूल, और ये तो भूकंप के दौरान भूकंप मूल से जो ऊर्जा होती है वो विमुक्त होती है और इस ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे। और इस दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, उन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। तो मान लीजिए धरातल है और भूकंप का मूल पृथ्वी के 50 से 100 किलोमीटर नीचे यहां है। तो ये भूकंप का बिंदु हुआ, और जब ये भूकंप की तरंगें ऊपर उठती है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कहां महसूस होगा? यहां महसूस होगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस सबसे कम है। इधर फिर इसकी तरंगे इधर भी बढ़ रही है, 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 तो इसकी तरंगे, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। तो सबसे पहले जो अनुभव किया जाता है भूकंप केंद्र के ऊपर, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, और जब यहां अनुभव किया जाता है फिर धीरे ये तरंग फैलते जाता है। तो जहां तक इसकी सीमा होती है वहां तक इसे झटके धीरे धीरे महसूस किए जाते हैं। तो इन चीज को समझ गए, भूकंप के कारण क्या है, इन चीज को समझ गए। अभी आपको ये समझना है, ये वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, लॉन्ग वेव्स, यही चीजें यहां पे हैं। तो पी वेव्स क्या होता है? प्राइमरी वेव्स। इसको हिंदी में प्राथमिक या संप्रेरणात्मक या पी तरंग कहेंगे। तो ये भूकंपी जो तरंग होती है, पी वेव्स, ये सबसे अधिक वेग वाली होती है, वेगवान होती है। इसका जो वेग होता है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और यही वेग सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले पहुंचता है। कौन सा? पी तरंग। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन ये जो तरंग होती है ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों तीनों से होकर यात्रा कर सकती है, और यह तरंग ध्वनि के तरंग के समान ही होती है।
तो पी वेव्स जो है वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण वेव्स है। इसी से हमें सिस्मोग्राफ में जानकारी मिलती है, फिर आपको पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, इसका एपिसेंटर कहाँ था, इसका फोकस कहाँ था, ये आपको पी वेव्स की सहायता से पता चलता है, क्योंकि ये ठोस गैस द्रव हर जगह से गुजर सकता है। अब है सेकेंडरी वेव्स। इसको हम आड़ी या अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। ये जो लहरें होती हैं जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। इन्हें आड़ी लहरें इसलिए कहते हैं कि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू द रे। इन्हें द्वितीय, सेकेंडरी या गौण लहरें भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। सबसे पहले ये लहर, उसके बाद ये, इसलिए सेकेंडरी, नाम में ही सेकेंडरी है। और इसकी जो गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि प्राथमिक लहरों की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। और विशेषताएं क्या है इसकी? यह लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है, जबकि पी वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। यह पी वेव्स ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार को वेध सकती है, लेकिन सेकेंडरी वेव्स सागरीय भागों में पहुंचने पर विलुप्त हो जाती है। अब तीसरा है लॉन्ग वेव्स। इसको सरफेस लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, धरातलीय लहरें। ये जो तरंग होती है अधिकेंद्र पर सबसे बाद पहुंचती है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, ये सबसे बाद पहुंचती है, क्योंकि इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी कम होता है, और जो कि सबसे कम है। और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता है, इसलिए इनको लंबी अवधि का तरंग भी कहते हैं। इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है, कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी वेग है, सरफेस लॉन्ग वेव्स। ये चीज आप समझ गए। तो ये हुआ भूकंप के बारे में विश्लेषण। अब कुछ भूकंप का शैडो जोन भी होता है। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये मान सकते हैं कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है, जहां P तथा S दोनों ही तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। ज्ञातव्य है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो ये भूकंप के बारे में आपको जानकारी दी गई है। भूकंप को कुछ विद्वानों ने, गुटेनबर्ग वगैरह, रिटर ने 3 भागों में बांटा है। एक साधारण भूकंप। साधारण भूकंप क्या होता है? जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसे साधारण प्रकार के भूकंप कहेंगे। वहीं मध्यवर्ती भूकंप, जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक होती है तो उसे मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे। और एक अत्यधिक गहराई वाला भूकंप होता है कि जब भूकंप की उत्पत्ति केंद्र धरातल से 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है तो उसे गहरे भूकंप वाला भूकंप कहेंगे। तो विश्व में कई क्षेत्र हैं जहां भूकंप आते रहते हैं।
इसके लिए पेटियों का निर्धारण किया गया है। तो इन चीजों को मैं फैक्चुअल चीजें उसको अलग से डिस्कस करेंगे, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। तो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप इस वीडियो को तब तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।